हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट में जो हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पर, यानी कि निर्णय प्रक्रिया पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने निर्णय प्रक्रिया के बारे में समझना स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो कल की क्लास में आपने सबसे पहले देखा कि निर्णय प्रक्रिया होती क्या है। अगर हम थोड़े से शब्दों में समझना चाहें, तो विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चुनाव ही आपका निर्णय कहलाता है। ठीक? अगर आप इतनी छोटी-सी परिभाषा को ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए यही इतनी परिभाषा आपको पूरी तरह से निर्णय को समझाता है कि जो आपके पास उपयुक्त विकल्प हैं, विकल्प आपके पास एक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास विकल्प एक होगा, तो वो आपका निर्णय नहीं कहलाएगा। विकल्प आपके पास 2 या फिर 2 से अधिक होने ही चाहिए। अगर आपके पास कोई एक विकल्प है या फिर कोई विकल्प ही नहीं है, तो ये आपका निर्णय नहीं होगा। निर्णय तभी कहलाएगा जब आप 2 विकल्पों में से या विकल्पों में से जब उपयुक्त विकल्प का चुनाव आप करते हैं, तो वो आपका निर्णय कहलाता है। ठीक? हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझा था, जो कि आपका टक्कर का ना होना इसका अर्थ था, या फिर हम निर्णय के शाब्दिक अर्थ को समझे तो काट देने का मतलब यहाँ कट कर देने का नहीं है। काट देने का मतलब कि ये आगे भी आपको स्पष्ट किया गया है कि टक्कर का ना होना। जैसे कहते नहीं है कि ये जैसे किसी चीज़ के लिए हम कह देते हैं कि ये आपके काट का नहीं है, आपके टक्कर का नहीं है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसी के साथ-साथ हमने ग्रास यूंग कैंडल के शब्दों में निर्णय प्रक्रिया को गृह प्रबंधन का इन्होंने हृदय बताया था। इसको समझा, साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि जो हमारा निर्णय है, निर्णय प्रबंधन का मूल है, केंद्र है, आत्मा है। ठीक? ये सारी बातें किसने कही थी? तो ग्रास यूंग कैंडल ने ही कही थी। फिर हमने कुछ 1-2 परिभाषाएँ देखी थी। फिर हमने निर्णय की विशेषता को समझा था। विशेषता किस आधार पर होती है? तो जो हम परिभाषाएँ देखते हैं, उन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलता है, वही हम विशेषता के तौर पर देखते हैं। हमने करीब-करीब 7-8 विशेषताएँ देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, जिसमें आपने देखा था निर्णय की स्थिर प्रकृति, निर्णय में अंतर संबंध, समय का प्रभाव, मूल्य क्या हैं आपके, ज्ञान क्या है, पारिवारिक साधन क्या है, पारिवारिक साधन के साथ-साथ पारिवारिक सदस्यों की भूमिका और महत्वाकांक्षा क्या है, संस्कृति क्या है, उपलब्ध वस्तुओं में हमारे जो विज्ञता है वो क्या है। इसी के बाद हमने निर्णय के चरणों को समझा था कि निर्णय प्रक्रिया के क्या चरण हैं, किन चरणों से होकर हमें निर्णय की प्रक्रिया लेनी होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था जॉन डिवी के अनुसार। इन्होंने सिर्फ 3 चरण बताए थे, जिसमें इन्होंने कहा समस्या क्या है, समस्या के लिए विकल्प क्या-क्या हैं और उसमें से उपयुक्त विकल्प कौन-सा है, इसका चुनाव करना था। वहीं ग्रास और कैंडल ने 5 चरणों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना है, फिर उसके लिए वैकल्पिक हल खोजना है, विकल्पों के संदर्भ में सोचना है, फिर एक विकल्प का चयन करना है, उसके बाद जो भी परिणाम आए, उसको हमें स्वीकार करना है। तो ये इतनी चर्चा हमारी कल हो चुकी थी। कल हमने निर्णय प्रक्रिया के बारे में इतनी चीज़ों को पढ़ रखा था। अब आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि निर्णय के प्रकार कौन-कौन से हैं। टाइप ऑफ डिसीजन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा। आप में से जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं ली है, तो वो जाकर एक बार क्लास को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आधा पार्ट आपका डिस्कस हुआ है। आज तो बस हमने ऐसे ही मोटे तौर पर देख लिया। कल हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी।
चलिए फिर अब एक बात इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो निर्णय होते हैं, एक प्रकार 2 प्रकार के निर्णय नहीं होते हैं। निर्णय कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपसे निर्णय के प्रकार नहीं पूछे जाएँगे, बस आपको ध्यान रखने हैं कि निर्णय कौन-कौन से होते हैं, इनके लाभ क्या हैं या कौन से निर्णय आपके इनके उदाहरणों को भी थोड़ा-सा आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि उदाहरण देकर भी आपसे पूछा जाता है ये किस प्रकार का निर्णय है। सबसे पहले हम बात करेंगे सचेत एवं नैतिक निर्णय के बारे में। सचेत और आपका नैतिक निर्णय क्या है? तो प्रबंध में हमेशा नए निर्णयों को लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्रियाएं आदतन व्यवहार पर आधारित होती हैं। फिर भी सफल नित्य क्रम या फिर आयोजन में निर्णय लेना ही होता है। फिर भी ये फिर भी हम इससे आदतों का महत्व होता है। जैसे हर चीज़ के लिए आपको निर्णय नहीं लेना है। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि हमें 1 कप चाय पीनी है और आप एक गृहिणी हैं, आप चाय बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो क्या आपको इसके लिए काफ़ी सोचना है या हम ही हैं, अगर किसी ने हमसे कहा कि हमें 1 कप चाय चाहिए, तो क्या हम यहाँ पर मंथन करेंगे, विकल्पों का चुनाव करेंगे, समस्या देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा निर्णय है। हमें आदत है, अगर किसी ने कहा हमें 1 कप चाय चाहिए, तो हम किचन में गए, पानी, दूध, चाय पत्ती, अदरक जो भी है हमने सब कुछ डाला, चाय पकाया, चाय लाकर दे दिए। इसमें हमें कुछ निर्णय नहीं लेना था, क्योंकि ये हमारी आदत में था। तो अनेक गृह प्रबंध विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वास्तविक प्रबंधकीय निर्णय सचेत स्तर पर लिया जाता है, फिर भी चुनाव स्वयं सचेत होते हैं। अगर ये निर्णय क्रिया में सम्मिलित जो अधिकांश क्रियाएँ होती हैं, वो आपके हम निर्णय लेते हैं या ये कुछ चरण पे आप इनको करते हैं। सबसे मुख्य बात हमें इसमें ध्यान रखना है कि हम सचेत होकर निर्णय लेते हैं, सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। वहीं जो आपका ये नैतिक निर्णय है, नैतिक निर्णय का मतलब आदतन्य निर्णय, ठीक? जो हमारी आदत पर होता है। जैसे कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हमारी आदतन्य के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके लिए हमें सोचना, विचारना, मंथन करना नहीं होता है। अगर वहीं हम दूसरे निर्णय की बात करें, तो कुछ हमारे मुख्य या फिर हम जिन्हें बड़े निर्णय कहते हैं और हमारे छोटे निर्णय होते हैं। अब इन्हें आपको अलग-अलग करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे कि जैसे सचेत निर्णय जो जिस चीज़ों को आप काफ़ी सोच-विचार कर निर्णय लेते हैं, तो वो आपके सचेत हो जाते हैं। मतलब आप कॉन्शियस होकर चीज़ों का निर्णय लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं। और वहीं नैतिक निर्णय जो कि आपके रूटीन में है, आपके आदत में है, बस इतना सा समझना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पर पूछा जाएगा, तो आप आंसर को कर लेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं जो हमारा दूसरा निर्णय है, जिसे हम बड़ा निर्णय, मुख्य निर्णय कह रहे हैं और इसी के साथ-साथ हम छोटे निर्णय की भी बात कर ले रहे हैं। तो गृह प्रबंध में मुख्य निर्णय ऐसे निर्णय जो जीवन में एक बार लिए जाते हैं। ये अ, ये आपके जो निर्णय हैं, ये जीवन में एक बार लिए जाते हैं और ये आपके यहाँ से लेकर आप छोटे-छोटे निर्णय आप कई बार लेते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बड़े निर्णय की बात बताएँ, तो मुख्य निर्णय में, बड़े निर्णय में जैसे एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, शादी-विवाह का निर्णय। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है और ये बहुत बड़ा निर्णय होता है कि आप किससे और मतलब किसके साथ करना चाहते हैं शादी या किसके साथ आपकी शादी हो रही है, इसमें जो आप निर्णय लेते हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं आपके। साथ ही साथ जो हम अपने करियर को लेकर, ये ख़ैर करियर में ही आता है आपका शादी-विवाह। इसी के साथ-साथ हमारे बड़े मुद्दों में से घर वग़ैरह बनवाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो छोटे मुद्दे जो होते हैं हमारे, मतलब कई बार ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे भी हम निर्णय ले लेते हैं।
छोटे निर्णय जिनमें से कई बार लिए जाते हैं या जिनका बहुत कम महत्व होता है, बड़ी संख्या में लिए जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे बड़ा निर्णय क्या लिया आपने? शादी का लिया। आपने एक डिसीज़न लिया ना, लेकिन आपको शॉपिंग करना है, शादी के लिए शॉपिंग करना है, तो आप कितनी बार ये छोटे-छोटे निर्णय होते हैं कि हमें कहाँ से शॉपिंग करना है, फला चीज़ का कहाँ से शॉपिंग करना है। तो ये जो बड़े आपके निर्णय होते हैं, ये बार-बार नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जो छोटे निर्णय होते हैं, इनकी संख्या काफ़ी होती है, हम इनको बार-बार लेते हैं। अगर आप स्पष्ट रूप से समझें तो स्पष्ट रूप में छोटे निर्णय की अपेक्षा मुख्य या फिर जो बड़ा निर्णय है, ये अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है इनमें। और अधिकांश मुख्य निर्णय छोटे निर्णयों से ही प्रभावित होते हैं। ठीक? तो ये क्या होते हैं, आपको समझ में आया होगा कि छोटे निर्णय क्या हैं और बड़े निर्णय क्या हैं। ठीक? ये हमारे जीवन से बिल्कुल रिलेट हैं, और हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि छोटा निर्णय क्या है और हमारा बड़ा निर्णय क्या है। ठीक? फिर आता है आपका इसी में निर्णय का प्रकार एक और आ जाता है, जो कि है आपका अल्पकालीन निर्णय और दीर्घकालीन निर्णय। हालाँकि ये नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा होगा कि किस चीज़ की बात की जा रही है किस निर्णय में। जैसे आपने बड़े निर्णय देखे तो उसमें बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं। छोटा निर्णय देखा तो छोटे-छोटे फैसले लिए जा रहे थे। आपने सचेत निर्णय देखा तो हम बिल्कुल कॉन्शियस होकर निर्णय ले रहे थे। आपने नैतिक निर्णय देखा यानी कि जो कि आपके रूटीन में है, तो ऐसे निर्णय के बारे में आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि अल्पकालीन निर्णय और दीर्घकालीन निर्णय क्या है। अल्पकालीन निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जिनका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है और इनमें कम जोखिम होता है और कम अनिश्चितता भी होती है। लेकिन अगर हम ये जो आपका दीर्घकालीन निर्णय है, अगर हम दीर्घकालीन निर्णय की बात करें, तो ये निर्णय लंबे समय के लिए होते हैं और तुलनात्मक रूप में इनमें जोखिम भी अधिक होता है और अधिक अनिश्चितता इसमें होती है। जैसे-जैसे निर्णय की अवधि में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे जोखिम और अनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। ये आवश्यक है कि निर्णयकालीन यानी कि दीर्घकालीन निर्णय लेने से पहले सभी तत्वों का सावधानी से विश्लेषण और अध्ययन करना चाहिए और समय-समय पर पुनर्विचार करके उसमें संशोधन भी करते रहना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि हमने क्या एक शादी के मुद्दे की बात की कि आपने शादी के लिए जो है हाँ बोला किसी से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बड़ा निर्णय ले लिया है तो आप आज आपने निर्णय ले लिया हो गया। आपको समय-समय पर जैसे आपके परिवार वाले हैं तो समय-समय पर उनको जिससे शादी करनी है उसके बारे में पता करते रहें। कहीं कहीं से भी जैसे आदमी जानता समझता नहीं है, तो उस तरह से जो हमने बड़ा निर्णय लिया है यानी कि जो हमारे दीर्घकालिक निर्णय हैं, उन निर्णयों के बारे में जैसे आपने घर बनवाने के लिए एक दीर्घकालिक निर्णय लिया, तो अब आपको उस पे विचार-विमर्श मंथन करते रहना चाहिए कि हमें कहाँ से अपने रिसोर्सेज़ लाने हैं, मतलब कहाँ से हम अपने ईंट और जो भी सीमेंट, मोरंग यानी कि कच्चे माल जो हैं, वो हम कहाँ से लाएँगे, पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे। जैसे आपने सोचा है कि हम फला दुकान से लाएँगे, लेकिन अब आपको पता है कि एक और दुकान है जहाँ पर हमें छूट मिल सकती है या वहाँ पर कुछ चीज़ें सस्ता मिल रही हैं या फिर वहाँ की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे में आपको उसमें परिवर्तन करना चाहिए। संशोधन कर लेना चाहिए कि हम अपने कच्चे माल की जो खरीदारी है उसको दूसरे दुकान से करेंगे। ठीक? तो ये आपका होता है अल्पकालीन निर्णय और दीर्घकालीन निर्णय। अगर अगले निर्णय की बात करें तो वो आ जाता है आपका नियोजित और आयोजित निर्णय। नियोजित और आयोजित निर्णय यानी कि एक अनियोजित निर्णय, मतलब एक आपने प्लान्ड निर्णय बताया यानी कि एक प्लान्ड बनाया डिसीजन लिया और एक अनप्लान्ड लिया जिसमें आपने नियोजन नहीं किया था।
तो नियोजित निर्णय जैसे कि आपको पता ही चल गया है, नियोजन हम करते कहाँ हैं? जो हम बिल्कुल प्लानिंग करके करते हैं, तो किसी योजना पर आधारित होता है। अब ऐसे निर्णय के लिए वैज्ञानिक विधि भी अपनाई जाती है और ये ठोस तथ्यों का आधारित होते हैं। और जो आपके ये अनियोजित निर्णय होते हैं, जिन्हें लेने के लिए कोई योजना नहीं होती है, ये अवसर या फिर परिस्थिति जैसे-जैसे बदलती जाती है, हम वैसे ही इन अपने निर्णय को भी बदलते जाते हैं। तो जो आपका नियोजित निर्णय है, ये एक प्लान के तहत लिया जाता है, लेकिन जो आपका अनियोजित निर्णय है, ये हमारी स्थित परिस्थिति या अवसर को देखते हुए हम इसमें परिवर्तन करते हैं या फिर अवसर को देखते हुए हम यहाँ पर निर्णय लेते हैं। तो ये आपने देखा नियोजित और अनियोजित, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं अगला जो निर्णय है, केंद्रीय एवं सहायक निर्णय। केंद्रीय एवं सहायक निर्णय क्या है? तो केंद्रीय निर्णय व्यक्ति के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जिसमें व्यक्ति का जो अंतिम निर्णय है, लेने से पूर्व सावधानी पूर्वक सोचता है और चीज़ों का विश्लेषण भी करता है। जबकि कुछ अन्य जो सहायक निर्णय हैं, जो आपके केंद्रीय निर्णय के पूर्ण करने में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आपके केंद्रीय इस निर्णय को पूरा करने के लिए ये निर्णय आपके सहायक होते हैं। वो केंद्रीय निर्णय से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, तो पति की सेवानिवृत्त के पश्चात पत्नी का रोज़गार करना किसी भी परिवार में अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए एक केंद्रीय निर्णय माना जाता है। और इस निर्णय में जो पत्नी है, पत्नी का समय और शक्ति व्यवस्थापन, आवास हो गया, परिवहन का साधन हो गया, ये सारी चीज़ें उसके सहायक निर्णय के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें उसके केंद्रीय निर्णय में हेल्प करने के काम में आती हैं। तो जो परिवार में केंद्रीय निर्णय के साथ उठाते हैं, ठीक? तो ये आपका एक होता है ये केंद्रीय निर्णय और सहायक निर्णय। केंद्रीय निर्णय में ही आपके सहायक निर्णय भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, ये आपने 5 प्रकार के निर्णय देखे। अभी कुछ और निर्णय बचे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक? अगला है आपका निर्णय विहीन निर्णय, यानी कि आपका डिसीजन लेस डिसीजन। अब ये क्या होता है निर्णय विहीन निर्णय? कभी-कभी कुछ व्यवस्थापक अपने मस्तिष्क को विचारों के प्रति तैयार करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने उत्पन्न स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती और देर करना उचित रहता है। तो निर्णय नहीं लेने की आवश्यकता तब तक सही होती है जब तक कि जो सत्यता का ऋण या फिर ये जो सत्यता का ऋण है वो उत्पन्न नहीं होता। बहुत जल्दी निर्णय लेना या बहुत शीघ्र निर्णय लेने भी आपके लिए घातक हो सकता है। जैसे जैसे अभी-अभी हमने सबसे पहले आपको बड़े निर्णय में एक उदाहरण दिया था। ये आपके बिल्कुल जीवन से रिलेटेड है। अगर आप इस चीज़ों को समझ पाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि शादी का डिसीज़न बहुत बड़ा डिसीज़न है। अब अगर आपने इसमें जल्दबाज़ी कर दी, तो कभी-कभी बहुत जल्दी में लिया गया निर्णय घातक होता है। तो वही कहा जा रहा है, जो कभी-कभी शीघ्रता में निर्णय लेना बहुत घातक होता है, पर साथ ही बहुत देरी से निर्णय लेना भी उतना ही घातक हो जाता है। अब ऐसे निर्णय उन्हें व्यवस्थापक द्वारा बाद में लिया जाना चाहिए। निर्णयहीन जो निर्णय है, वो मतलब ऐसे ही निर्णय आपके निर्णयहीन निर्णय कहलाते हैं। वास्तव में इस प्रकार के निर्णय नित्य लिए जाते हैं। मतलब निर्णयहीन निर्णय ऐसा निर्णय होता है जिसमें व्यवस्थापक तब लेता है जब उसके मस्तिष्क को तैयार करने की इच्छा नहीं रखती है या नहीं रखता है। अगर वह चाहता है कि निर्णय का भार कम हो जाए, तो भी वह निर्णय लेता है और वह निर्णय
कि वो निर्णय ना ले। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर उसके निर्णय आपको नुकसान देने वाले हैं, ठीक? अगर वो जल्दी ले लेता है तब भी आपको घातक पहुँचाते हैं, और अगर उसने निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी, तब भी ये आपके निर्णय विहीन निर्णय होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक? चलिए, अगला हम देखते हैं, जो अगला निर्णय है वो है कार्यक्रम या फिर निश्चित कार्यवाही वाले निर्णय। कार्यक्रम या फिर निश्चित कार्यवाही वाले निर्णय, और इसी में आप इसको ऐड कर सकते हैं अकार्यक्रमिक निर्णय। इसे आप कह सकते हैं कार्यक्रमिक निर्णय, और इसे हम कह सकते हैं अकार्यक्रमिक निर्णय, ठीक? तो ये थोड़ा-सा मैंने अलग-अलग कर दिया है, बट अलग करने की आवश्यकता नहीं है आपको। हालाँकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो आपके कार्यक्रम, पहले हम कार्यक्रमिक निर्णय को समझते हैं या निश्चित कार्यवाही वाले निर्णय के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपके ऐसे निर्णय होते हैं, कार्यक्रम निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जो चरणों या फिर क्रियाओं के एक विशिष्ट क्रम में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपने देखा ये कार्यक्रम है, एक निश्चित कार्यवाही वाले हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक समीकरण को हल किया जाता है, इसमें निर्णय के लिए चुनाव संगठन के द्वारा जो स्थापित निर्देश हैं, नीतियां हैं, इनके अंतर्गत ही हम लेते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की क्रिया विशिष्टीकृत होती है, यानी कि प्रबंधन में गलती होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये एक निश्चित क्रम में चलते हैं, ठीक? और यह समय की भी बचत करते हैं, क्योंकि प्रबंधन का प्रत्येक समय एक सी परिस्थिति उत्पन्न करने पर नई और सही प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रबंधक के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो यह निश्चित करें या निश्चित कर लें कि कार्यक्रम निर्णयों की प्रक्रिया वास्तव में सही और इच्छित है। अगर ये जो आपका कार्यक्रम है, अगर कार्यक्रम निर्णय की प्रक्रिया गलत या फिर आपकी अनिश्चित होगी, तो लिए जाने वाला निर्णय भी अप्रभावशाली होंगे। अगर इसी में हम अकार्यक्रमिक निर्णय की बात करें, तो अकार्यक्रमिक निर्णय या फिर यहाँ पर आपका क्या था? कार्यहीन कार्यवाही। लेकिन अकार्यक्रमिक निर्णय या फिर बिना कार्य वाले निर्णय अनोखे और अनावर्ती होते हैं। बिना कार्य वाले निर्णय उन स्थितियों के लिए उत्पन्न होते हैं जो सामान्यतः नहीं होती हैं या फिर असंरचनात्मक होती हैं, और जिसमें अज्ञात तत्वों का समावेश होता है। अब अगर हम अगले जो हमारा क्या है, अगला जो आपका निर्णय का प्रकार है, वो है सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। क्या है? सामूहिक निर्णय और आपका जैसे ये ग्रुप डिसीजन और आपका इंडिविजुअल डिसीजन। इसमें अगर आप ऐसा समझें, जैसे सबसे पहले हम ये आपके ग्रुप जो है, ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो आपका निर्णय है, व्यक्ति विशेष पर निर्णय होता है ये, जो वह अपने व्यक्तिगत हित के लिए लेता है। यानी कि जैसे आपके अपने डिसीजन जो आप अपने लिए ले रहे हैं, जो ऐसा निर्णय जो केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रभावित करता है, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है। परिवार में अधिकांश निर्णय व्यक्तिगत विषयों पर लिए जाते हैं। अब निर्णयों की श्रृंखला में जहाँ कई व्यक्ति निर्णय लेते हैं, वहाँ आपका सामूहिक निर्णय भी होता है। जैसे अगर एक आपने अकेले अपने बेस पर अपने लिए कोई निर्णय लिया, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन आपने कई व्यक्ति ने निर्णय लिया। निर्णयों की श्रृंखला में जहाँ पर कई व्यक्ति निर्णय लेते हैं, तो वहाँ आपका सामूहिक निर्णय होता है। क्या होता है? वही सामूहिक निर्णय होता है, जो समूह के सदस्यों के द्वारा समूह के लिए लिए जाते हैं। अब इनमें समूहों में परिवार, सहयोग समिति, 2-3 दोस्तों के समूह हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपने अकेले के लिए निर्णय नहीं लिया है, आपने पूरे अपने ग्रुप के लिए, अपने परिवार के लिए, जहाँ पर आपके 2-3 मित्र हो गए, आपका पूरा परिवार हो गया, या जो कि आपके सहयोगी समिति हो गए। तो ये सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं।
या समूह के सभी जो सब सदस्यों के विचार द्वारा लिए जाते हैं, तो धन और समय को बाँटना सामूहिकरण जो निर्णय हैं, इन्हीं के उदाहरण हैं। अब पारिवारिक निर्णय सामूहिक निर्णयों की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल होते हैं। जैसे जो आपके पारिवारिक निर्णय हैं, उनकी अपेक्षा जो सामूहिक निर्णय हैं या सामूहिक निर्णयों की अपेक्षा कहीं अधिक ये जटिल होते हैं। अगर हम किसी जैसे कोई उदाहरण के तौर पर समझें, तो पहले चरण में पारिवारिक सदस्यों का निर्णय पर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता, सुझाव, सूचना, उम्मीद इन सब पर विचार-विमर्श करते हैं और दूसरे चरण में वह निर्णयों पर अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ स्वयं के संबंध के विचार पर भी प्रकाश डालते हैं। तो ये जो आपके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, ये बड़ी आसानी से लिए जाते हैं। लेकिन जो आपके सामूहिक निर्णय होते हैं, ये आसानी से नहीं लिए जाते हैं, ठीक? अगर जब व्यक्तिगत निर्णय ऐसे चुनाव होते हैं जो कि व्यक्ति स्वयं से संबंधित होता है और जीवन के कई चौराहों पर सामना भी होता है। व्यक्तिगत निर्णय प्रायः आपके नैतिक और कम महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें जैसे कोई विलंब हो गया, हिचकिचाहट हो गई या इस प्रकार के कोई दोष नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सामूहिक निर्णय की, तो सामूहिक निर्णय जो होते हैं ये सामान्यतः गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक व्यापक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, अपनी राय को रखते हैं। व्यक्ति की जो त्रुटियों में कमी आती है या जो त्रुटियां आती हैं, इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करते हैं। अब ये तो आपने निर्णय के प्रकार पढ़ लिए कि निर्णय के प्रकार कौन-कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। लेकिन कुछ जैसे जो सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय हैं, इनके कुछ तुलनात्मक गुण होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक निर्णय की अपेक्षा शीघ्रता से लिए जाते हैं और सामूहिक निर्णयों की किस्म उन निर्णय में भाग लेने के लिए समूह के निपुण सदस्यों पर निर्भर करते हैं। निर्णय लेने में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या उन निर्णयों के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित होते हैं। अब जैसे आपने सामूहिक निर्णय तो लिया, इसी में आप बात ध्यान रखेंगे कि जो सामूहिक निर्णय है, सामूहिक निर्णय का विकास ना केवल व्यक्ति निर्णय की अपेक्षा धीमा होता है, बल्कि यह एक कटीला रास्ता भी होता है। इसमें मतभेद की अधिक संभावना होती है। जैसे आपने कोई अपने बिहाफ़ पे कोई आपने डिसीज़न लिया, तो वो आपका अच्छा हो या आपके साथ परिणाम उसका अच्छा आए, बुरा आए, जैसा भी आएगा वो आप स्वीकारेंगे, आपको किसी से द्वंद्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं अगर आप समूह में निर्णय लेते हैं, तो इसमें मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन उसको सुलझाने के भी रास्ते और स्तर होते हैं। अब भाई जैसे ये आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो हम अकेले जब पार्टिसिपेट करते थे, तो अगर कुछ प्रोग्राम में उल्टा-सीधा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वहीं जब कोई कार्य हम ग्रुप में करते थे, तो जैसे आपके साथ हुआ होगा, आप कभी जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई अदर आपके पास जो फंक्शन होते हैं, जैसे कहीं पर भी कोई भी फंक्शन हुआ, तो अब कहीं कुछ हो या ना हो लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी तो सेलिब्रेट होता है, गाने-वाने भी सब लोग गाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आप अकेले गाते हैं और कभी आप ग्रुप में गाते हैं। तो जब आप अकेले गा रहे हैं तो धारा प्रवाह अपना चल रहा है आपका और अच्छे से गा रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम ग्रुप में गाते हैं 3 लोग का 4 लोग का ग्रुप होता है, तब अगर वहाँ पर तालमेल गड़बड़ होता है तो क्या होता है?
बाद में वहाँ तो जो हुआ सो हुआ। बाद में उतर कर आते हैं बच्चे और आपस में ही जो है उनकी बहसबाज़ी होने लगती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने लय तोड़ा, तुम यहाँ भटक गए। मतलब मतभेद होता है ना, तो बस ऐसे ही समझिए जब कोई आप एक डिसीज़न लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, तो वो आपके लिए घातक नहीं है, यानी कि वहाँ पर मतभेद होना ही नहीं है। लेकिन जब आप ग्रुप में डिसीज़न ले रहे हैं, तो वहाँ पर मतभेद होना संभव है। तो ऐसे में मतभेद तो होगा ही, लेकिन हम उन्हें सुलझाना भी है, उनके सुलझाने के लिए रास्ते भी निकालने हैं। तो इसी में आपके आ जाते हैं फॉलेट महोदय, और कल हमने इनके बारे में ज़िक्र भी किया था कि हम फॉलेट महोदय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि जब विभिन्नताएँ पैदा होती हैं, तब उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वरन उनका सामना करना चाहिए। जैसे जब भी कभी हमारे पास खराब परिस्थितियाँ आएँ, तो हमें उसमें घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है। बस वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जब भी विभिन्नताएँ पैदा हों, तब हमें वहाँ से घबरा कर भागना या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें उनका सामना करना चाहिए। सामना करना शब्द का अभिप्राय मतलब झगड़ों को चुनौतियाँ देना और उनका उपयोग किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए करना चाहिए। मतलब आप झगड़ा कर रहे हैं, वाद-विवाद कर रहे हैं, तो ये लड़ना-झगड़ना ये नहीं है ज़रूरी। आप उस बात से एक निष्कर्ष पर निकलें, एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो इन्होंने मतभेद दूर करने के जो मतभेद उत्पन्न होते हैं सामूहिक आपके निर्णय में, उसको दूर करने के कुछ स्तर बताए थे। सबसे पहले तो इन्होंने 4 स्तर दिया था, बाद में 2 स्तर को और ऐड कर दिया था, तो हमने सीधे-सीधे 6 वो स्तर के बारे में यहीं पर लिख लिया है। ठीक? इन्होंने कहा कि मतभेद को दूर करने के ये स्तर बताए थे फॉलेट महोदय ने। इन्होंने बताया एक समूह की जीत अर्थात दबाव, एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण, समझौता करना, एकीकरण करना, विचार परिवर्तन करना और विभिन्नताओं को स्वीकार करना। इन्होंने ये 6 चीज़ें बताई थी किसी भी द्वंद्व को दूर करने के लिए या मतभेद को दूर करने के लिए। इन्होंने जो पहला निष्कर्ष निकाला या जो इन्होंने पहला रास्ता सुझाया, कहने का मतलब ये इन्होंने 6 रास्ते बताए थे किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए। तो इन्होंने जो सबसे पहला रास्ता बनाया वो ये बनाया कि एक समूह की जीत का मतलब ये दबाव से या फिर जैसे कि कोई एक जो बलवान है, तो वो अपनी बात दूसरे से मनवा ले। जैसे 2 पार्टी हैं, अगर दोनों में मतभेद हो रहा है तो जो उसमें ज़्यादा ताकतवर है, वो दूसरी पार्टी यानी कि जो उससे थोड़ा-सा कम ताकतवर है, उससे अपनी बात मनवा ले। या यह दबाव आज्ञा पालन के द्वारा होता है। जैसे किसी बच्चे को अपने वृद्ध व्यक्तियों के कारण उनका निर्णय मानना पड़ता है, उसी तरह से या उसी प्रकार किसी कक्षा में छात्रों की शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। झगड़े सुलझाने के दूसरे स्तर में एक समूह की जीत होती है और दूसरे समूह का समर्पण कर दिया जाता है। आपका ये दूसरा वाला है आज्ञा पालन का। तो एक समूह का जीत आपने जैसे समझा कि क्या हुआ कोई एक ताकतवर है तो या दबाव डालकर वो दूसरे से अपनी बात मनवा लेता है। दूसरा है आपका एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण कर देना या फिर आज्ञा पालन कर लेना। ये भी वही आपकी बात हो जाती है। मतलब इन्होंने ये कहा कि झगड़ा समाप्त करने का ये दूसरा जो रास्ता है, इसमें व्यक्ति क्या करेगा अपनी इच्छा से समर्पण कर देगा। एक समूह उसके सामने दूसरे के सामने घुटने टेक देगा, कहने का मतलब कि वो सामने वाले व्यक्ति की बात को मान लेगा। तीसरा इन्होंने बताया समझौता करना, यानी कि दोनों समूहों के निर्णय की अपेक्षा किसी तीसरे समूह या किसी तीसरे निर्णय का चयन करके या फिर दोनों समूह के निर्णय को मिलाकर कार्य करने के लिए जो समझौता किया जाता है, इसमें भी आंतरिक एकता नहीं होती है। ये दोनों समूह में समझौता कराया जाता है, यानी कि इसमें होगा क्या? तो इसमें दोनों समूह अपनी भिन्नताओं को छोड़कर समान विचारों को लेकर समझौता करते हैं और
ये मान के चलिए कि जैसे ये होता है, हम क्या करते हैं जब सलाद बनाते हैं तो करते क्या हैं, उसमें तमाम प्रकार के तमाम वैरायटी के जो भी कच्चे हमारे पदार्थ हैं उनको काट-काट कर मिलाते हैं। तो सलाद क्या होता है, आकर्षक नहीं होता है, उसमें कुछ रंग जो होते हैं वो सब्जियों के दिखते हैं, लेकिन ऐसा मतलब समूह के सदस्य इसमें कहने का मतलब कि ये किसी के मन का नहीं होता है, बस हमें किसी न किसी तरह से समझौते के तौर पर इस चीज़ को यहाँ पर समाप्त करना होता है, बस इतना ही समझिए। अगला जो इन्होंने बताया वो बताया एकीकरण का। जो इनका अगला रास्ता था उसमें इन्होंने एकीकरण का बताया कि मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर एकीकरण है। मतलब यह एक आपका रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें दोनों समूह मिलकर कोई नया हल खोजते हैं। जिसमें ये क्या करते हैं, ये नया हल खोजते हैं जिसमें कि ये सब हर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सके। इस स्तर पर खोजा जाता है कि कौन-कौन से विचार समान हैं और स्वीकार किए जाते हैं। मतलब इन्होंने सबसे अच्छा इसको बताया कि एकीकरण ही सबसे अच्छा है या एकीकरण को ही सबसे अच्छा माना जाता है। विचारों में परिवर्तन, दूसरा जो इनका था विचारों में परिवर्तन आया। अब मतभेद सुलझाने से पहले तीनों स्तर आप दबाव, समर्पण, समझौता, विचार परिवर्तन की दिशा की ओर ले जाते हैं, जिसमें दोनों समूह पूर्ण रूप से या फिर कुछ आंशिक रूप से अपने मस्तिष्क को उस निर्णय के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें अपने वो क्या किए अपने थॉट को चेंज कर दिए। अपने जो उन्होंने पहले विचार बनाया था, जैसे ये क्या हुआ कि जैसे 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप ने कोई डिसीज़न लिया, तो इसमें दोनों में मतभेद हो गया। अब इसमें होगा क्या, तो एक आपका ताकतवर होगा, वो जीत जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी या कोई व्यक्ति होगा, वो एक समूह होगा जो कहेगा हम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएँगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक होगा समझौता करेगा, एक होगा एकीकरण करेगा और फिर इसी में एक आएगा या एक रास्ता ये होगा कि जो हमारे विचार हैं, जैसे एक पार्टी ने अपने विचार को बदल दिया, मतलब यहाँ पर विचारों का अदला-बदली हो जाएगा। कुछ विचार उनके नहीं मिलेंगे, कुछ उनके नहीं मिलेंगे, जो दोनों में मिलेंगे उनको ले लिया जाएगा, कुछ इस तरह से विचारों का परिवर्तन किया जाएगा। लास्ट है आपके भिन्नताओं को स्वीकार करना। क्या है? भिन्नताओं को स्वीकार करना, ये एकीकरण से भिन्न विध नहीं है। इसका मतलब लेकिन इसका आंतरिक जो दृष्टि से अर्थ है वो भिन्न होता है। वैसे हर समय भिन्नताओं को स्वीकारा नहीं जा सकता है, ये सत्य है। लेकिन सामूहिक जीवन की ये विशेषता होती है कि कई चीज़ों को स्वीकारना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम भिन्नताओं को स्वीकार कर ही लेते हैं। तो ये आपके फॉलेट महोदय के द्वारा दिए गए कुछ सुझाव थे, जिनका उपयोग करके हम ये अलग-अलग सुझाव हैं, इनका कहने का मतलब है या तो आप ये करके अपने मतभेद को हटा दीजिए या फिर आप इस विचार से मतभेद को हटा दीजिए। आप समझौता करके मतभेद को हटाइए, एकीकरण कर लीजिए, फिर आप अपने मतभेद को हटाइए, विचार-विमर्श कर लीजिए आपस में, उसके बाद अपने विचार परिवर्तन कर लीजिए, मतभेद को हटाइए या फिर भिन्नताओं को स्वीकार कर लीजिए बट जो आपके पास मतभेद हैं, उनको आप समाप्त कर लीजिए, ठीक? तो इतना बताया था फॉलेट महोदय ने। ये आपका निर्णय किस तरह से लिया जाता है, किस प्रकार के निर्णय होते हैं, निर्णय के चरण क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। लेकिन ये जो निर्णय लेगा एक प्रबंधक, उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए। तो एक बार हम मोटे तौर पर प्रबंधक के गुणों को समझ लेते हैं, ठीक? अब जो ये प्रबंधक है आपका, जो चीज़ों का प्रबंधन कर रहा है, उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला गुण उसके अंदर कम से कम दूरदर्शिता का होना चाहिए। उसको जब भी कोई निर्णय ले रहा है, तो उसके अंदर दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, उसको काम का परिणाम जानना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिया है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या नहीं होगा।
भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले ही समाधान निकालना। जैसे उसने कोई निर्णय लिया है, अब उसको पता है कि ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए उसको पहले ही तैयार रखना है, पहले ही समाधान खोज के रखना है। तो दूरदर्शिता का अर्थ आपका ये होता है कि वो दूर की सोचे, तुरंत की ना सोचे। ठीक? ज्ञान का होना, ज़ाहिर-सी बात है कि जो निर्णय ले रहा है उसके पास ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, संप्रेषण का गुण होना चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसके पास संप्रेषण का गुण होना चाहिए, लोगों को अपनी बात बता सके, लोगों की बातों को समझ सके, ऐसा गुण उसके अंदर होना चाहिए जो एक प्रबंधक आपका निर्णय लेता है। ठीक? उसके आगे कौन से गुण होने चाहिए? जो आपका प्रबंधक है और क्या गुण होना चाहिए? नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। उसके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि ये एक जो प्रबंधक है, उसको निर्णय कब लेना है, कहाँ लेना है, कौन-सा निर्णय लेना है, किन परिस्थितियों में कब क्या करना है, इसका गुण होना चाहिए। उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विकल्पों का ज्ञान हो। यानी कि उसको पता तो होना चाहिए कि आप उसके पास विकल्प कौन-कौन से हैं। जैसे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको दिखता है कि हमें इन्हीं चारों विकल्पों में से चुनाव करना है। हमें अपने मन से विकल्प नहीं ला के रख देना है। तो जो एक प्रबंधक है आपका, उसके अंदर विकल्पों का ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी तो वो चुनाव कर पाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना। एक प्रबंधक का जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, साथ ही साथ रूढ़वादी ना हो। रूढ़वादी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो रटे कि ये तो हमारी परंपरा है, हमें ऐसे ही करना है। ये चीज़ें फला के लिए बनी हैं तो फला ही करेगा। कहने का मतलब उसके अंदर रूढ़वादिता नहीं होनी चाहिए, पहल शक्ति होनी चाहिए। पहल शक्ति मतलब किसी कार्य को शुरू करने का उसके अंदर जज़्बा होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। मतलब कोई कार्य जब भी आप कर रहे हों, तो आपके अंदर इतनी सख्त होनी चाहिए कि आप किसी कार्य को शुरू कर सकें, ठीक? पक्षपाती ना हो, उसके अंदर पक्षपात का गुण नहीं पाया जाना चाहिए, ठीक? साथ ही साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, मितव्ययी हो, बहुत फिजूल खर्ची करने वाला ना हो। अच्छा, एक दिन हमने आपसे पूछा था ना कि मितव्ययी और कंजूस में क्या डिफरेंस है? किसी ने नहीं बताया था। चलिए, अच्छा आप ये बता दीजिए कि आप जो हैं, आप मितव्ययी हैं या फिर आप कंजूस हैं? दोनों में से आप एक हैं और आप मुझे बताइए कि क्या हैं आप, ठीक? साधनों का ज्ञान, जो संसाधन हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या-क्या संसाधन हैं। आप उन संसाधनों का तभी तो उपयोग कर पाएँगे, जब आपको पता ही नहीं कि आपके पास संसाधन क्या हैं, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? अगला है समायोजन का गुण। संसाधन का उचित प्रयोग, जब आपको उचित प्रयोग आपको उसका ज्ञान होगा तो आप उसका उचित प्रयोग भी कर पाएँगे या फिर आपको उचित प्रयोग का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप उल्टा-सीधा प्रयोग कर लें। उसके बाद समायोजन का गुण, एक प्रबंधक के अंदर समायोजन का गुण होना चाहिए, परिस्थितियाँ जो भी हो उसे उसमें समायोजन करना ही होता है। अगला है नवीन सोच। जो हमारा प्रबंधक है, उसके अंदर नए सोच डेवलप होने चाहिए। उसकी जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़नी चाहिए, नवीन सोच वाला होना चाहिए, नई सोच वाला होना चाहिए। पुरानी परंपराओं पर ना अटका रहे, रूढ़वादी ना हो, पक्षपाती ना हो, साथ ही साथ वो क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, ऐसा हमें प्रबंधक चाहिए। अगला है रचनात्मकता होना चाहिए, यानी कि जो हमारा प्रबंधक है उसमें रचनात्मकता का गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगला है व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल होना चाहिए, बात-बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए, धैर्य से कार्य करना चाहिए, साहस के साथ कार्य करना चाहिए, उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, सबसे वो सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करे, ऐसा हमारा प्रबंधक होना चाहिए। ये जो आप अ, प्रबंधक के गुण देख रहे हैं,
अगर कभी आपसे एक शिक्षक का गुण पूछा जाता है, तो इसमें से काफ़ी जो विशेषताएँ हैं, वो एक शिक्षक के अंदर भी होनी चाहिए। अगर गृहिणी की बात करेंगे, हालाँकि लास्ट में हम इसमें गृहिणी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि गृहिणी के अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए, तब भी हम वहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि चाहे एक गृहिणी हो, चाहे एक प्रबंधक हो, एक गृहिणी भी प्रबंधक हो सकती है। तो गृहिणी हो, प्रबंधक हो, अध्यापक हो, उन सब के अंदर इसमें से काफ़ी गुण होने चाहिए, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आप जो अभी समझ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। आज की आपकी क्लास जो डिसीज़न मेकिंग की थी, वो समाप्त हो गई है। अब कल से हमें क्या पढ़ना है, वो तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि हम कल क्या पढ़ेंगे। हालाँकि आज आपका ये जैसे जो आपका होम साइंस है, ये कई खंडों में विभक्त है, तो आज हमने एक खंड को अपने समाप्त कर लिया, लेकिन अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं हमें। अब जो कल से हमारा टॉपिक चलेगा, देखेंगे हम जो हमारे पास संसाधन हैं, उनकी बात करेंगे। उपलब्ध संसाधन और विनियोग का आपका टॉपिक आता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे, या फिर कोई और टॉपिक जो हमारा होगा, हम उसको देखेंगे, ठीक? तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मुझे अच्छा लगता है। बस इसके लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं जॉइन किया, अगर जॉइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।